हेलो जबाटी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम फिजिक्स का अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट कैसे की जाती है, क्या मतलब होता है उसका मान लो कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, इसके बारे में क्या करेंगे अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालो कि भाई वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, पहले उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर बातों को समझते हैं अच्छे तरीके से कि भाई कैसे वेक्टर प्रोडक्ट को समझा जाता है। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो लिखो डेफिनेशन जल्दी जल्दी कि भाई क्या होती है वेक्टर प्रोडक्ट। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ए वेक्टर एंड whose magnitude is equal to product of magnitude of A vector and B vector and sine of smaller angle between them। ठीक है, तो ये आपकी वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है कि भाई क्या लिखा है। चलो पढ़ के देखते हैं कि भाई क्या लिखा है। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ए वेक्टर। तो क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी पढ़ाया था कि डॉट प्रोडक्ट, तो मैंने बताया था कि भाई डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है ना, जो दो वेक्टर की प्रोडक्ट करते हैं, दो तरीके होते हैं। एक तो डॉट प्रोडक्ट होती है जो पिछली वीडियो में हम कर चुके, तो एक होती है क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैंने बताया था कि जब दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आंसर एक क्या आती है, स्केलर क्या आती है, क्वांटिटी आती है, या उसका आंसर रिजल्टेंट जो आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ए वेक्टर। तो मतलब क्या कि जब ए वेक्टर और बी वेक्टर को मान लो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, वेक्टर आएगा। तो सिंपल सी बात है सर, अगर वेक्टर आएगा तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। तो सिंपल सी बात है, ये बात आपको समझ आ गई होगी कि भाई वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कराया जाता है तो उन प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो क्या आता है, एक वेक्टर क्या आता है, क्वांटिटी आता है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। वेक्टर क्वांटिटी whose मैग्नीट्यूड, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब जो वेक्टर आंसर आया ना, जो रिजल्टेंट आया, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा इज इक्वल टू द क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी वेक्टर होगा कि भाई इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट एंड साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन क्या होगा, देम होगा। ठीक है, तो चलो मैथमेटिकल लिखते हैं, फिर बातें क्या होंगी, क्लियर होंगी। जैसे मान लो कि भाई मान लो एक वेक्टर इधर लिखा है, एक वेक्टर इधर, मान लो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। इसमें सर दो एंगल बनते हैं। ये पिछली वीडियो में भी आपने बताया था कि हमने कौन सा लेना होता है, स्मॉलर एंगल, है ना। जो मान लो दो वेक्टर बने हैं, उनकी टेल के बीच में जो एंगल बना है, उनका स्मॉलर एंगल हमने क्या करना होता है, कंसीडर। तो स्मॉलर एंगल कौन सा बना सर, ये वाला। तो ये वाला तो बड़ा एंगल है, ये वाला एंगल हमने क्या करना है, कंसीडर। तो डेफिनेशन पढ़ो कि भाई क्या होती है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर होता है। वो क्या बोल रहा है कि भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, बी वेक्टर होगा, साथ में क्या होगा, साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। तो सर ये तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड। ध्यान से पढ़ो कि भाई क्या लिखा है ना, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ए वेक्टर। तो इसका मतलब इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट हुई या डॉट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट हुई, उसका आंसर क्या आएगा, वेक्टर आएगा। whose मैग्नीट्यूड, ये हम एक्चुअल क्या मतलब है, ये हमने क्या लिखा है, उसका मैग्नीट्यूड लिखा है। तो सर ये कैसे मैग्नीट्यूड हमें कैसे पता, ध्यान से देखो, ये भी एक मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है। तो साइन थीटा का जो आंसर होता है वो भी तो एक वैल्यू ही होता है। तो सिंपल सी बात है, ये सभी मतलब जो यहां तक लिखा है ये क्या है, आपका मैग्नीट्यूड है। तो इसका मतलब ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और उसके बाद मतलब ये उसकी डेफिनेशन है, पढ़ के देखो, whose मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, टू वेक्टर एंड साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। तो इसका मतलब जो उस वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब जो वेक्टर को जो प्रोडक्ट किया उसका जो मैग्नीट्यूड आया
वो क्या है, इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो सर उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, तो सिंपल सी बात है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब उसकी बात करते हैं। जैसे मान लो कि भाई इन दोनों वेक्टर प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, मान लो उसे मैं क्या कह देता हूं, सी वेक्टर। तो इसका मतलब जो सी वेक्टर आया ये उसका मैग्नीट्यूड होगा और उसके बाद उसकी डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन आपको पता है कि हम किससे शो करते हैं, यूनिट वेक्टर से शो करते हैं। तो यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप लगाते हैं, तो सिंपल सी बात है यहां पर हम क्या लिख देते हैं, सी कैप लिख देते हैं। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी कैप लिख सकते हो, बट मतलब ये लिखना है उसका यूनिट वेक्टर लिखना है। तो सिंपल सी बात है सर सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम सी कैप मान लेते हैं। तो सिंपल सी बात है ये पूरी क्या बनी, डेफिनेशन बनी। अब बात आपको समझ आई होगी कि इसे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो सर मेरे को अब समझ आ गया क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सिंबल क्रॉस होता था, उसे डॉट प्रोडक्ट कहते थे, उसमें सिंबल डॉट होता था, इसमें सिंबल क्या होता है, क्रॉस, तो इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरा, इसे वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो आंसर आ रहा है वो एक क्या आ रही है, वेक्टर क्या आ रही है, क्वांटिटी आ रही है। क्या मतलब सर, मतलब जब आप दो वेक्टर को मालूम मल्टीप्लाई करोगे, जब उसका आंसर क्या आए, एक वेक्टर क्वांटिटी आए, तो उसकी कौन सी प्रोडक्ट होती है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, होती है। तो सर स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता था, जब दो वेक्टर को प्रोडक्ट कराते थे, उनका जो आंसर आता था वो एक क्या आती थी, स्केलर क्या आती थी, क्वांटिटी आती थी। एक्चुअल में इसमें वेक्टर क्वांटिटी आती है, उसमें क्या आती है, स्केलर क्या आती थी, क्वांटिटी आती थी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, अब मेरे को क्लियर हो गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी वेक्टर मैग्नीट्यूड को सर सिंपल ए भी लिख सकते हैं, इसको बी भी लिख सकते हैं, साइन थीटा, उसके साथ क्या लिख सकते हैं, सी कैप। तो सिंपल सी बात है सर, अब मेरे को मतलब ये तो समझ आ गया कि भाई जो इसका आंसर आएगा उसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी, किस डायरेक्शन में होगा, सी कैप। तो एक्चुअल में सी कैप किस डायरेक्शन में होता है वो भी लिख लो कि भाई सी कैप क्या होगा, मतलब सी कैप की डायरेक्शन क्या होगी ना, हिज डायरेक्शन, यहाँ रिजल्टेंट यहाँ ऐसे लिख लो है ना, चलो सी कैप ही लिख लो, द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, सी कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड क्या होगा, बी वेक्टर, एंड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल एंड राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, तो ये आपके क्या है, मान लो क्या है मतलब है। तो सर इसका क्या मतलब, चलो पढ़ के देखते हैं कि भाई क्या लिखा है। मतलब सी कैप क्या शो करता है, मतलब सी कैप किधर होगा, द डायरेक्शन ऑफ सी कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो सर प्लेन का मतलब तो हमें पता है, जिसके दो एक्सिस होते हैं उसे प्लेन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर प्रेजेंट है, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना, ये क्या है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का ही तो यूनिट वेक्टर है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर आएगा वो उस प्लेन से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो उस प्लेन से परपेंडिकुलर मतलब सर मान लो अगर मैं पूछूं कि भाई मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, सबसे पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो आपका आंसर होगा सर इस प्लेन से क्या होगा, परपेंडिकुलर है ना। ए वेक्टर और बी वेक्टर की हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, तो उसका रिजल्टेंट जो होगा वो इनके परपेंडिकुलर। तो इनके परपेंडिकुलर कौन होता है सर, जेड एक्सिस होता है। तो भी सिंपल सी बात है, रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में, जब वेक्टर किस डायरेक्शन में होंगे, एक्स वाई प्लेन में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अगर मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके किसी और प्लेन में हो, वाई जेड प्लेन में हो, तो सिंपल सी बात है सर रिजल्टेंट जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो आपका आंसर होगा सर इन दोनों के परपेंडिकुलर। इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन होता है, एक्स एक्सिस इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो लास्ट केस क्या बन सकता है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर मान लो जेड एक्स प्लेन में हो है ना, जेड एक्स प्लेन में हो, तो सिंपल सी बात है उनका जो रिजल्टेंट होगा, उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, तो सर इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर वो किस डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये बातें बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब भी मान लो हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, अगर वेक्टर जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उसका रिजल्टेंट वेक्टर उन प्लेन से मान लो उनके प्लेन से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जैसे सर आपने यहां पर बताया कि भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर आपने व्हाइट बोर्ड पे बनाया,
बनाया तो व्हाइट बोर्ड पे मान लो ये दो एक्सिस हो गए ना, इस डायरेक्शन में बनाया तो मैं पूछूं कि भाई इस डायरेक्शन का मतलब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर किधर होगा, तो सर रिजल्टेंट वेक्टर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब इसके प्लेन के परपेंडिकुलर किधर, सर या तो वो इधर की डायरेक्शन को होगा ना, या तो इसके परपेंडिकुलर कौन है, एक तो ये डायरेक्शन है या तो इस डायरेक्शन में होगा, तो इसके परपेंडिकुलर एक अंदर वाली डायरेक्शन भी तो है, इसका मतलब या तो वो अंदर को होगा या वो क्या होगा व्हाइट बोर्ड के बाहर की तरफ को क्या होगा प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई वो अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, वो कैसे समझ आता है, वो इससे समझ आता है, ध्यान से पढ़ो ये बात तो आपको समझ आ गई कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अब हमें समझ कैसे आएगा कि वो बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा, वो वहां से समझ आएगा, यहां से है ना, तो पढ़ के देखो, मतलब ये तो समझ आ गया। उसके बाद उसकी डायरेक्शन जो होगी मतलब वो अंदर को है या बाहर को, वो कहां से पता चलेगा, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल से के चलेगा, पता चलेगा। ठीक है, तो सर बात मेरे को अब क्लियर हुई कि भाई हमेशा जो वेक्टर का रिजल्टेंट आएगा वो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और मान लो वो अंदर को होगा या बाहर को होगा, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा या नेगेटिव, क्योंकि इधर को हम पॉजिटिव जेड एक्सिस मानते हैं, इधर को हम क्या मानते हैं जनरली नेगेटिव जेड एक्सिस, और मतलब पॉजिटिव मतलब एक्सिस की तरफ होगा या नेगेटिव एक्सिस की तरफ, वो किससे पता चलेगा, वो इस रूल से पता चलेगा, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल से क्या आएगा, समझ आएगा। ठीक है, तो चलो समझते हैं कि भाई कैसे हमें डायरेक्शन का क्या चलता है, पता चलता है। ठीक है, तो चलो एक बात और ध्यान से, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब भी आपने मान लो क्रॉस प्रोडक्ट लिखनी होती है, हम हमेशा सबसे पहले कौन सा वेक्टर लिखते हैं, जहां से एंगल क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो ये एंगल कहां से स्टार्ट हुआ, ए से, तो ए को पहले लिखा, और दूसरा किधर को गया, मान लो बी की तरफ गया, तो बी को क्या लिखा सेकेंडली। अगर मैं बी से स्टार्ट करता ए की तरफ, तो मैंने क्या लिखना था, बी वेक्टर क्रॉस क्या लिखना था, ए वेक्टर लिखना था। ठीक है, तो सर बातें मेरे को अब यहां से क्लियर हो गई। अब डायरेक्शन वाला समझा दो कि भाई डायरेक्शन कैसे पता चलती है, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल कैसे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। चलो वन बाय वन समझते हैं कि भाई राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे उसकी डायरेक्शन मान लो रिजल्टेंट की डायरेक्शन को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्क्रू तो आपको पता ही होगा, स्क्रू मतलब जो मान लो क्या है, आप दीवार वगैरह में लगाते हो, आपने देखा होगा मशीन होती है, वो उसे ऐसे ऐसे घुमाती है, वो स्क्रू अंदर की तरफ चला जाता है, अगर ऐसे ऐसे घुमाए तो वो क्या करता है, बाहर की तरफ क्या है, स्क्रू आ जाता है। ठीक है, वही सेम टू सेम यहाँ पर है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको पूछूं है ना, अगर आपको पूछो कि भाई मान लो ये दो वेक्टर है ना, ए वेक्टर है, ये आपका क्या है ए वेक्टर, ये आपका क्या है बी वेक्टर, तो मान लो एंगल किधर से किधर जा रहा है, इधर की इधर जा रहा है, तो मैं पूछूं कि भाई रिजल्टेंट की डायरेक्शन बनाओ बाय यूजिंग क्या होगा, राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड क्या होगा, स्क्रू रूल होगा। तो सबसे पहले तो मान लो स्क्रू रूल समझते हैं, फिर उसके बाद थंब रूल से समझते हैं। पहले मेरे को मान लो क्या होता है स्क्रू रूल, क्या कहता है कि पहले क्या करो, जो स्क्रू है ना, मान लो ये एक आपका क्या है स्क्रू, जो मान लो जिसको इधर को घुमाओगे वो अंदर की तरफ चला जाएगा, इसको इधर को घुमाओगे वो बाहर की तरफ आ जाएगा। तो ठीक है, मान लो क्या करना है, इन दोनों के वेक्टर के परपेंडिकुलर स्क्रू का क्या रखना है, एक्सिस रखना है। क्या बोले सर, एक बार फिर से रिपीट करना। मान लो स्क्रू रूल क्या कहता है कि जो मान लो आपने क्या बनाया, जो वेक्टर बनाया है, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने क्या रखना है, स्क्रू का एक्सिस रखना है, मतलब स्क्रू की क्या रखनी है, डायरेक्शन। तो सर इन दोनों के परपेंडिकुलर यही होता है, अंदर की तरफ तो हम बना नहीं सकते, इस तरफ हो गया, तो चलो इस तरफ आपने क्या करना है, स्क्रू को रखना है, तो स्क्रू को रख दिया सर इस तरफ। तो रोटेशन कैसे करना है, जिस वेक्टर से आपने स्टार्ट किया उस वेक्टर से रोटेशन करना है, और किस डायरेक्शन में जाना है, दूसरी तरफ क्या करना है, मूव करना है। ठीक है, तो सर बात मेरे को समझ आ रही है कि भाई स्क्रू को इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर रखना है, वो इधर आ गया सर, तो स्क्रू को कैसे मूव करना है, मतलब जिस वेक्टर से स्टार्ट किया जिस वेक्टर की तरफ, वहां पर क्या करना है, शुरू करना है। तो जब आप स्क्रू को ऐसे मूव करोगे ना, ऐसे मूव करोगे, तो आपको पता ही होगा कि स्क्रू को ऐसे मूव करो, स्क्रू अंदर की तरफ जाता है, तो जब स्क्रू को ऐसे रोटेट करो, स्क्रू किधर को आता है, बाहर की तरफ आता है। तो सिंपल सी बात है, जब इसको आप रोटेट करोगे ना, मान लो ये इसके अंदर है, इसको आप रोटेट करोगे, स्क्रू का करता जाएगा बाहर को। तो जो रोटेशन होता है, स्क्रू का जो रोटेशन होता है, वो हमेशा क्या शो करता है, एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ हम मूव कर रहे हैं, और जो इसका मोशन होता है स्क्रू का, तो स्क्रू का मोशन किधर को है सर, बाहर को है, तो जो इसका मोशन होता है वो क्या शो करता है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन को क्या करता है, शो करता है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, स्क्रू को ऐसे रखना है जो इनके
प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो इनके प्लेन के परपेंडिकुलर यहाँ पे रख दिया स्क्रू को। तो जब स्क्रू का रोटेशन हमने कैसे करना है, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ करना है जहां से एंगल स्टार्ट हो रहा है। तो सर इधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर खत्म हो रहा है, तो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ जब हम इसे रोटेट करेंगे तो इसका रोटेशन हमेशा किसके प्लेन को शो करेगा, वेक्टर के प्लेन को शो करेगा, और इसका जो मोशन होगा, तो सिंपल सी बात है सर, जब स्क्रू को ऐसे घुमाते हैं, स्क्रू बाहर की तरफ क्या करता है, मूव करता है, तो जिस डायरेक्शन में इसका मोशन होगा उस डायरेक्शन में क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो सर बात मेरे को समझ आई कि कैसे राइट हैंड स्क्रू रूल क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। उसके बाद राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें इसी के लिए, तो उससे भी वही डायरेक्शन आएगी, क्योंकि डायरेक्शन तो दोनों से सेम आएगी। तो हम बार बार स्क्रू नहीं सोचेंगे, हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, वो थोड़ा आसान होता है। मान लो कर तो वैसे स्क्रू से भी सकते हैं, तो फिर राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अपने मान लो क्या है, अपने फिंगर को है ना, अपने फिंगर को क्या करना है, कर्ल करना है। आपने अपनी फिंगर को क्या करना है, कर्ल करना है। तो कर्ल किस डायरेक्शन से करना है, जहां से आप एंगल स्टार्ट कर रहे हैं वहां से मान लो दूसरे वेक्टर की तरफ कर्लिंग करनी शुरू करनी है। तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब होगा है ना, जिस डायरेक्शन में आपका थंब होगा वो हमेशा क्या होगी, रिजल्टेंट की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो मान लो यहां से देखिए, मेरे को पता कि क्या बोल रहे हो सर, आपने अपना थंब रखना है ना, सॉरी मान लो अपनी फिंगर को कर्ल करना है पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करोगे। तो जब कर्लिंग करोगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मान लो यहां से यहां को मान लो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और जो आपका थंब होगा वो थंब किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन को शो करेगा। तो फिर थंब किस डायरेक्शन में आया, इस डायरेक्शन में आया। तो इसका मतलब अगर वेक्टर को आप ऐसे बनाते हो, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किस तरफ होगा, मान लो मेरे कैमरे की तरफ होगा, उस तरफ को क्या होगा, आपका वेक्टर होगा। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई जब हमने रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे हमने क्या करनी है, निकालनी है। तो उल्टा करके देखो, अगर उल्टा करें, मान लो हम कहां से स्टार्ट करें, मान लो ये तो आपको समझ आ ही गया कि भाई ए वेक्टर बी वेक्टर, जब ए से स्टार्ट करोगे बी की तरफ तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या आ रही है, मान लो बाहर वाली डायरेक्शन में आ रही है ना, इधर को आ रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इधर लिख देते हैं कि भाई अपवर्ड डायरेक्शन होगी, अपवर्ड टू द प्लेन होगा ना, अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ क्या होगा, व्हाइट बोर्ड होगा, व्हाइट बोर्ड के अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो जब हम एंगल इधर से इधर करें, अब हम एंगल इधर से इधर करें, तो मान लो पहले तो राइट हैंड स्क्रू रूल लगाते हैं। तो राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है कि भाई इसको घुमाओ, इसको घुमाना है कहां से, जिस वेक्टर से स्टार्ट कर रहे हो, जिस वेक्टर की तरफ जा रहे हो उस तरफ है ना। तो किधर को घुमाएंगे, इधर को। तो जब स्क्रू का रोटेशन इधर को होता है तो स्क्रू क्या करता है, अंदर की तरफ क्या करता है, मूव करता है। तो सिंपल सी बात है सर, स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब अगर बी से ए की तरफ जा रहे हो तो सिंपल सी बात है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कर रहे हो तो फिर डाउनवर्ड है ना, ठीक है, अपवर्ड टू द प्लेन, इधर क्या आएगा, इनवर्ड टू द क्या आएगा, प्लेन आएगा। मतलब प्लेन से इनवर्ड डायरेक्शन में आपका क्या जा रहा है, रिजल्टेंट जा रहा है। तो सर अगर मान लो हम क्या लगाएं, मान लो राइट हैंड थंब रूल लगाएं, तो हमने क्या किया, कर्लिंग ऑफ फिंगर कहां से करनी है, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं और जहां को खत्म कर रहे हैं वहां की तरफ क्या करनी है, कर्लिंग ऑफ फिंगर। तो ध्यान से देखो कहां से स्टार्ट करें, यहां से। तो मान लो थंब यहां पे रखेंगे, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कर्लिंग किधर को करनी है, जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जब कर्लिंग करोगे तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब प्रेजेंट है उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा। तो सिंपल सी बात है, इसका रिजल्टेंट किधर को होगा, अंदर की तरफ क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो सर बात मेरे को समझ आई। इसका मतलब ये क्या हो गया, अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ क्या होगा, है ना, अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ क्या होगा, व्हाइट बोर्ड होगा। ऐसे हम चेक करेंगे तो ये क्या होगा, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ क्या होगा, व्हाइट बोर्ड होगा। तो बात आपको समझ आई होगी कि डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर होनी है, हमने निकालनी कैसे है, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल से क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो सर बात मेरे को पूरी तरीके से क्लियर हो गई कि कैसे वेक्टर की डायरेक्शन निकाली जाती है, कौन से रूल से, और कैसे इसकी डायरेक्शन को समझा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई होगी। तो चलो आगे की बात करते हैं। अब मान लो वेक्टर, मान लो कैसे करते हैं, मान लो उसके कौन कैसे कैसे डायरेक्शन निकालते हैं, ये बातें आपको समझ आ गई। अब इसके थोड़े हल्के फुल्के क्वेश्चन करते हैं, मान लो इसके बिहाफ पर, है ना, मान लो जो आपको दिया है इसके बिहाफ पर क्वेश्चन करते हैं कि भाई कैसे इसके क्वेश्चन आपको क्या है आएंगे। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी आप खुद सॉल्व करना। मान लो ए वेक्टर of magnitude 100 Newton is inclined at an angle of 30 degree with another vector whose magnitude is 50 Newton. Find A vector cross
बी वेक्टर। ठीक है, तो मान लो ये पता करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और खुद करो, फिर देखते हैं कि भाई आपका निकलता है या नहीं निकलता। ठीक है, तो ये बात तो चलो आपने किया होगा ट्राई, तो ये बात तो आपको आसानी से समझ आ रही है। कहता है कि एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन है, दूसरा किससे इंक्लाइंड है, 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है, दूसरे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 50 न्यूटन। तो सर मेरे को पता है कि भाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा वो किसके बराबर होगा सर, ए बी साइन थीटा, उसके बाद एन कैप भी होता है। तो एक्चुअल में आपको डायरेक्शन ही पूछ रहा, आपको सिर्फ क्या पूछ रहा है, मतलब डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि भाई हमने सिर्फ यही निकालना है, ये नहीं निकालना, डायरेक्शन की बात नहीं करनी। ठीक है, तो सर सिंपल सी बात है, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, तो मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड दिया कितना, देखो 1000 दिया है, इसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 50 दिया है, और साथ में साइन कितना दिया है 30 डिग्री दोनों के बीच। तो सर साइन 30 कितना होता है ये आपको पता ही होगा, 1/2 होता है। तो सिंपल सी बात है सर, इससे कटेगा, तो इसका मतलब 2500 100 से मल्टीप्लाई करोगे 2500 न्यूटन, 2500 मान लो क्या है फोर्स है, तो फिर न्यूटन स्क्वायर है ना, न्यूटन को न्यूटन से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूटन स्क्वायर होगा। तो ये आपका क्या था, सिंपल सा क्या था क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आपको क्लास 11th में पूछे जा सकते हैं कि भाई कैसे, मान लो सिंपल मैग्नीट्यूड के बेस से। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपको एंगल निकालने को बोल सकता है, आपको ये गिवन हो, ये गिवन हो, और यहां से हम क्या कर सकते हैं, एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन वो भी कर लेते हैं, मान लो जो आपको क्लास 11th में क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी वो भी क्वेश्चन करते हैं, फिर इसका अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि भाई कैसे वेक्टर प्रोडक्ट के साथ मान लो आगे क्या किया जाता है डील। एक तरीका तो समझ लिया सर वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन, दूसरा तरीका भी सीखते हैं कि भाई वेक्टर प्रोडक्ट और कैसे की जा सकती है, उसको भी क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी, द वेक्टर्स ए वेक्टर हैज magnitude of 5 unit and B vector has magnitude of 6 unit and product of A vector and B vector cross product होगा ना, cross product of A vector and B vector has magnitude of 15 unit square, find angle between A vector and बी वेक्टर। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन दिया है, तो ध्यान से पढ़ो फिर से कि भाई कैसे दिया है। तो सर मतलब आपने वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो। ठीक है, तो चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई क्या दिया है। द वेक्टर ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 5 न्यूटन, बी वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 6 न्यूटन, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन यूनिट स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है सर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, वो किसके बराबर होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उसके साथ मान लो क्या होता है, साइन ऑफ थीटा। तो सिंपल सी बात है सर, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी है, देखो प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 15 यूनिट, तो इसका मतलब यहाँ पे 15 आ जाएगा। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी दी है, मैग्नीट्यूड कितना दी है, पहले वेक्टर का 5 दिया है, 5, दूसरे का कितना दिया है सर 6 दिया है, मान लो यहाँ पे डॉट लगा लेते हैं, चलो क्रॉस ही लगा लेते हैं, साइन थीटा। तो सर ये दोनों उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, 15 ये कितना बना सर 30 बन गया, तो इसका मतलब साइन थीटा हो गया। तो सिंपल सी बात है सर 1/2, इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1/2। तो सर साइन थीटा 1/2 कब होता है, जब साइन 30 डिग्री होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री हो गया। तो सिंपल सी बात है, साइन से साइन कटा, तो यहाँ से क्या आ गया 30 डिग्री आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये आपका क्या होगा, उन दोनों में एंगल होगा। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन थे, मान लो जब आपको ये चीजें पता हो, ये वैल्यूज क्या हो, गिवन हो। ठीक है, तो अब क्रॉस प्रोडक्ट का एक तरीका तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मतलब उसकी डेफिनेशन क्या है। अब उसके बाद क्या है, दूसरा तरीका सीखते हैं कि एक्चुअल में क्रॉस प्रोडक्ट करने का एक और तरीका भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर। मान लो यूनिट वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करके देखते हैं कि भाई आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी, मान लो टॉपिक लिख लो क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा कि भाई यूनिट वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करने जा रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर कौन से सर, मान लो जो एक्सिस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। तो आपको पता ही है कि भाई ऑर्थोगोनल वेक्टर, तो सर एक्स एक्सिस को मान लो कौन, आई कैप रिप्रेजेंट करता है, इसको जे कैप रिप्रेजेंट करता है, इसको के कैप। इनकी डॉट प्रोडक्ट सीखने जा रहे हैं कि भाई कैसे इनकी डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है, आंसर होता है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले सर आई कैप क्रॉस आई कैप, मान लो मैं अगर पूछूं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो आपके दिमाग में आएगा
आएगा सर आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, तो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करें। अभी हम सिंपल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालें तो सिंपल सी बात है सर, पहले का मैग्नीट्यूड इनटू क्या होगा, दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो इन दोनों के बीच कितने डिग्री एंगल होगा, तो सिंपल सी बात है सर, दोनों वेक्टर तो सेम डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, आई कैप एक इधर है तो दूसरा भी तो इधर ही होगा, तो जब सेम डायरेक्शन में हो तो भी थीटा कितना होता है 0 डिग्री, तो साइन क्या होगा 0 डिग्री होगा। तो सिंपल सी बात है सर, इनके मैग्नीट्यूड के क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगे, इनके मैग्नीट्यूड के क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगे, तो साइन 0 क्या होता है 0 होता है सर, साइन 0 तो 0 ही होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो सर मेरे को बात अब समझ आई कि जो दो यूनिट वेक्टर होते हैं, मतलब यूनिट वेक्टर मतलब जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी आपस की क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या होता है 0 होता है। तो सिंपल सी बात है सर, उनका आंसर क्या हो गया 0 हो गया, तो इसका आंसर 0 है। तो मैं आपको पूछूं कि भाई जे कैप क्रॉस जे कैप का आंसर क्या होगा, तो वो भी तो 0 ही होगा। अगर मैं पूछूं कि भाई के कैप क्रॉस के कैप का आंसर क्या होगा 0 होगा। तो सिंपल सी बात है सर, सेम यूनिट वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है 0 होती है। इसे याद रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, तो उसके बाद मान लो दूसरा इसके साथ करके देखते हैं कि भाई क्या आंसर आता है। अगर करके देखें तो सिंपल सी बात है सर, मान लो आई कैप क्रॉस जे कैप है ना, आई कैप क्रॉस जे कैप करते हैं तो सर आई कैप क्रॉस जे कैप का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब मैग्नीट्यूड नहीं, अब डायरेक्शन की टर्म में भी क्या करते हैं बात करते हैं। तो चलो मान लो इधर भी हम डायरेक्शन की टर्म में भी बात करते, मान लो डायरेक्शन की तरफ करते तो इधर डायरेक्शन कुछ भी आता तो आंसर तो 0 ही आना था, क्योंकि 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0, तो 0 वेक्टर बनना था। तो आपको पता होगा कि भाई 0 वेक्टर मैंने पढ़ाया था कि 0 वेक्टर में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो फिर 0 वेक्टर की कोई डायरेक्शन नहीं, तो इसका मतलब आंसर क्या आया 0 आया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब देखते हैं कि भाई इन दोनों की अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो सर फिर से हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ साइन सेकंड वेक्टर साइन थीटा इनटू क्या आएगा, मतलब डायरेक्शन। तो सर डायरेक्शन तो हमें पता है कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, मुझे पता है कि सर डायरेक्शन जो होती है एक्चुअली जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन इन दोनों के प्लेन के क्या होती है परपेंडिकुलर, मतलब जो रिजल्ट आता है इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो ध्यान से देखो कि भाई इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन है, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है ना, तो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होता है जेड एक्सिस, उसकी डायरेक्शन होगी। तो सिंपल सी बात है सर, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में क्या होगा प्रेजेंट, तो अगर इस डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा तो इसे हम कैसे शो करते हैं सर के कैप से शो करते हैं, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी के कैप होगी। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो देखो ध्यान से आई कैप क्रॉस जे कैप है ना, तो ध्यान से यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगा के दे सकते थे कि डायरेक्शन इधर ही आएगी या कहीं और आएगी। तो सिंपल सी बात है सर, आई से जे जा रहे हैं, इसका मतलब एंगल किधर से किधर जा रहा है इधर से, तो अगर इधर को रोटेट करते तो मेरे को पता है रिजल्टेंट वेक्टर किधर को आता है इधर को आता, अगर रिजल्टेंट वेक्टर इधर को आता तो सिंपल सी बात है सर इसकी डायरेक्शन किधर को है बाहर को है, तो इसका मतलब पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में ही आपका क्या आएगा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। ठीक है, तो ये बात भी मेरे को अच्छे तरीके से समझ आ गई। एंगल देखना होता है सर यहाँ से यहाँ, तो मान लो रिजल्टेंट किधर इधर, तो इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव क्या आया के कैप आया, क्योंकि जब वेक्टर प्रोडक्ट करनी है तो उसकी डायरेक्शन समझनी बहुत जरूरी है। डायरेक्शन समझोगे तभी बातें अच्छे तरीके से क्या होंगी क्लियर होंगी। ठीक है, तो सर सिंपल सी बात है सर, ये भी एक यूनिट वेक्टर, ये भी एक यूनिट वेक्टर, इन दोनों के बीच एंगल कितना है, तो सिंपल सी बात है सर इन दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल, साइन 90 हो गया तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1, साइन 90 भी 1 होता है, तो साथ में क्या आ गया के कैप आ गया। तो देखो ध्यान से आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या हो गया के कैप हो गया, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप हो गया। अब ध्यान से देखना कि भाई ये तो के कैप हो गया, अगर मैं पूछता उल्टा, इसका उल्टा पूछता जे क्रॉस आई कैप करता तो फिर क्या मतलब इसका आंसर आना था। तो सर ये भी निकाल सकते हैं, ये कौन सी डिफिकल्ट बात है, इसका मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल, भाई उल्टा लिखो, एंगल तो सर 90 डिग्री रहेगा, बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब एंगल कहां से कहां शुरू कर रहे हैं, इधर से इधर को जा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है सर एंगल किधर है, अब इधर की डायरेक्शन को है, तो बस एंगल तो 90 डिग्री है, दोनों के बीच एंगल तो 90 डिग्री था, डायरेक्शन चेंज होगी। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो गई, अब यहाँ पे डायरेक्शन कैसे लिखे, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो सर जहां से शुरू किया वहां से अपनी फिंगर को क्या करो कर्ल करो, फिंगर को कर्ल करोगे तो जिस डायरेक्शन में थंब होगा उस डायरेक्शन में आपकी क्या होगी रिजल्टेंट की क्या होगी डायरेक्शन। तो ध्यान से देखो कि भाई मान लो मैं कर्लिंग ऑफ फिंगर कहां से करूंगा, यहां से करूंगा ना,
इधर से करूंगा, देखो इधर को करूंगा तो कैसे, इधर को होगा तो सिंपल सी बात है, थंब की डायरेक्शन किधर को जा रही है, अंदर को जा रही है। इधर ध्यान से समझना, मान लो किधर एंगल इधर से इधर जा रहा है, तो सर इधर से इधर जा रहा है तो कर्लिंग ऑफ फिंगर उधर से ही करना है, जहां से एंगल स्टार्ट किया और जहां खत्म किया कर्लिंग उधर को करनी है। तो जब करोगे तो थंब किधर को मान लो क्या है, पॉइंट कर रहे हैं सर अंदर की तरफ, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। तो अगर आप इसको पॉजिटिव के क्या कह रहे हो, तो सर मेरे को पता है कि ये मतलब जो अंदर को होगा वो इसका क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर होगा, तो इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो माइनस क्या होगी, के कैप होगी। तो सिंपल सी बात है सर, ये पॉजिटिव तो इसके उल्टे डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि हमने नेगेटिव वेक्टर भी पढ़े हैं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, बट डायरेक्शन ऑपोजिट, इधर के कैप इधर क्या होगा माइनस के कैप। तो सर माइनस के कैप हो गया, तो सर ये 1 होता है, देखो ध्यान से अगर अप्लाई करें तो सर मेरे को पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 भी 1 होता है, तो माइनस क्या आ गया, के कैप आ गया। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो जे कैप क्रॉस के आई कैप किसके बराबर आया, माइनस ऑफ क्या आया, के कैप आया। तो इसका मतलब यहां से क्या समझ आया कि जब आप इधर से इधर को जाओगे, देखो जब आप आई से जे को गए, इधर से इधर को गए, तो अब आपका आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो फिर इसका मतलब इधर से इधर जाएंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो आंसर क्या आएंगे, पॉजिटिव। मान लो क्या आएंगे, मान लो रिजल्टेंट जो मान लो आपका वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर वो पॉजिटिव आएगा। जब आपने उल्टा किया, जब आप इधर से इधर गए, इसका मतलब क्लॉकवाइज गए, तो फिर आंसर क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। ठीक है, तो सर यहां से मेरे को ये क्लियर हो गया। अब मैं सभी निकाल के नहीं बताऊंगा, आप ऐसे सभी निकाल सकते हो, बस आपने ध्यान रखना है जो मैंने आपको बात समझाई आपको समझ आई गई होगी। जब भी आपने एंटी क्लॉकवाइज को जाना है तो हमेशा पॉजिटिव यूनिट वेक्टर आएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अगर क्लॉकवाइज गए तो कौन सा आएगा सर, नेगेटिव क्या आएगा, यूनिट वेक्टर। तो सर देखो ध्यान से, मान लो इसका आंसर अगर ये आएगा जे कैप क्रॉस के कैप पूछता, तो सर किधर को, एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर क्या होना था, इसका अगला यूनिट वेक्टर इससे परपेंडिकुलर कौन होगा, आई कैप। अगर के कैप क्रॉस आई कैप होता तो सर फिर से एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा इधर, मान लो जे कैप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे लिख लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या लेने हैं, पॉजिटिव है ना, रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर क्या लेने हैं, पॉजिटिव लेने हैं, रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होंगे रिजल्टेंट वो क्या लेने हैं, नेगेटिव लेने हैं। तो इसका मतलब इधर यूनिट वेक्टर क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। तो ये बन गया। तो सर उल्टा अगर करते जे क्रॉस आई कैप करते तो इधर क्या आना था, माइनस के कैप, उल्टा इधर का उल्टा करते के क्रॉस जे कैप करते तो इधर माइनस आई कैप आना था। अगर मान लो इसका उल्टा करते, मान लो आई कैप क्रॉस के कैप करते तो इसका मतलब इसका उल्टा आना क्या आना था, माइनस जे कैप आना था। ठीक है, तो याद रखना है जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो मान लो जो यूनिट वेक्टर आएगा रिजल्टेंट का वो पॉजिटिव आएगा, तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो देख सकते हो यहां से आपको समझ आ ही रहा होगा कि भाई इधर से इधर को गए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये क्लॉकवाइज होती है ना, मान लो सॉरी के आई से किए गए ना, इधर से इधर गए ये तो एंटी क्लॉकवाइज हुई, इधर से इधर गए तो ये क्लॉकवाइज क्या होती है डायरेक्शन, आई से के, इसका मतलब इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। अब ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको मान लो जब वेक्टर वाली कोई भी क्वांटिटी यूज करोगे उसमें ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो सर बात क्लियर है। प्लस 2 में बहुत ज्यादा जरूरी बातें होती हैं ये वाली जब आप डायरेक्शन के साथ खेलते हो। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई कैसे करते हैं। अब मान लो मैं आपको कहूं कि कंपोनेंट, मान लो एक तो हो गया कि सीधा आपको मैग्नीट्यूड बताओ तो आप क्या कर सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो। अगर मान लो कंपोनेंट की टर्म में हो, है ना, अगर मान लो आपको वेक्टर क्या दिया हो कंपोनेंट की फॉर्म में, तो सर कंपोनेंट की फॉर्म में दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं तो वो देखते हैं ना। तो अब अगला टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, मान लो कंपोनेंट की टर्म्स में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, तो मान लो वेक्टर्स जो होंगे वो कंपोनेंट में होंगे, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट का क्या निकालना है, रिजल्ट निकालना है। तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट निकालना है तो सर कंपोनेंट की टर्म में मेरे को पता है कि ए वेक्टर अगर लिखा है तो इसको मान लो तोड़ें, 3 डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं, मैग्नीट्यूड साथ में डायरेक्शन, मान लो मैग्नीट्यूड साथ में डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड साथ में डायरेक्शन। तो सर ये मान लो एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड हो गया, साथ में आई कैप उसकी डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड हो गया वाई डायरेक्शन में, साथ में उसकी डायरेक्शन। मान लो जेड डायरेक्शन में
मैग्नीट्यूड साथ में उसकी डायरेक्शन, तीनों को प्लस करेंगे तो एक्चुअल में ये तीनों का क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। ठीक है, तो सर ये बातें आपने सिखा चुके हैं पीछे। तो चलो अगली बात करते हैं, बी वेक्टर को लिखेंगे तो बी वेक्टर कैसे लिख सकते हैं सर, बी एक्स आई कैप, बी वाई क्या होगा, जे कैप होगा, बी जेड क्या होगा, के कैप होगा। ये आपके क्या आ गए, वेक्टर आ गए। मान लो जब वेक्टर को तोड़ा तो वेक्टर को तीन डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं, एक्स वाई और जेड, उन तीनों को प्लस करेंगे तो हमने पढ़ा तो है सर, मान लो क्या, मान लो स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर, जिसे हम मान लो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। जब वेक्टर को तोड़ते हैं जिन हिस्सों में, उनका रिजल्टेंट एक्चुअल में किसके बराबर होता है, उसी वेक्टर के बराबर होता है। तो सिंपल सी बात है सर, इन तीनों की वेक्टर एडिशन किसके बराबर, जिससे ये बने थे उसके बराबर, इन तीनों की वेक्टर एडिशन जिससे जो वो बने थे उसी के क्या हो गई, बराबर हो गए। ठीक है, तो अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। तो सर आप बार बार बोलते थे जब आपने वेक्टर पढ़ाया था, मतलब स्टार्ट कराया था, आप बोलते थे कि भाई जो वेक्टर होते हैं वो वेक्टर एडिशन को, वेक्टर लॉस को क्या करते हैं, ओबे। तो सिंपल सी बात है, इनकी प्रोडक्ट मतलब मैथ्स के अकॉर्डिंग तो नहीं होगी। तो यही मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था, स्केलर प्रोडक्ट जो होती है वो मैथ्स के अकॉर्डिंग नहीं होती, तो वेक्टर प्रोडक्ट भी मैथ्स के अकॉर्डिंग नहीं होगी। तो चलो करके देखते हैं कि भाई मैथ्स के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद देखते हैं कि भाई वो रिजल्ट सेम आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो मैथ्स के अकॉर्डिंग अगर इसकी प्रोडक्ट करते हैं तो सिंपल सी बात है सर, हम कैसे करते हैं, तो पहले इसको लिख लेते हैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई क्या होगा, जे कैप, ए जेड क्या होगा, के कैप होगा। उसके साथ क्या लिखेंगे सर, बी एक्स आई कैप, बी वाई क्या लिखेंगे, जे कैप, बी जेड क्या लिखेंगे, के कैप। तो मैथ्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या कहती है, पहले इसको तीनों से मल्टीप्लाई करो, है ना, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, तीन कंपोनेंट, फिर इसको तीनों से करो, फिर इसको तीनों से करो। तो यही आपको बनेगा, नो मतलब क्या बनेंगे, रिजल्ट बनेंगे। मैथ की प्रोडक्ट तो यही कहती है। तो चलो मैथ्स के अकॉर्डिंग करके देखते हैं कि मैथ्स में और वेक्टर प्रोडक्ट में क्या फर्क है, वो आपको क्या आएगा, समझ आएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। अगर मान लो इसकी प्रोडक्ट इससे करें तो सर ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, जैसे 3 और 4, और 3 और 4 को तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक्चुअली मल्टीप्लाई किसकी होती है, क्रॉस प्रोडक्ट किसकी होती है, वेक्टर की होती है। तो फिर मैग्नीट्यूड को सीधा मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, ax bx आएगा। तो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करना है, देखो बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है तो वेक्टर को क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट होगी तो मैग्नीट्यूड तो सीधा ही मल्टीप्लाई हो गए। मैग्नीट्यूड तो सीधा ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैथ्स में भी तो करते हो, 4 गुना 3 करते हो, तो ये मैग्नीट्यूड सीधा मल्टीप्लाई वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कर दी। उसके बाद अगला कंपोनेंट लिखते जाओ ऐसे ही, इसको इसके साथ लिखेंगे तो क्या बनेगा, देखो क्या बना, ए एक्स बी वाई साथ में आ गया, आई कैप क्रॉस जे कैप आ गया। उसके बाद अगला लिखोगे ए एक्स साथ में बी जेड और साथ में क्या आ गया, आई कैप क्रॉस क्या आ गया, के कैप आ गया। ठीक है, तो सर उसके बाद मान लो अगला, मान लो इसको करना है तो ध्यान से लिखो, ए वाई बी एक्स हो गया, जे कैप क्रॉस आई कैप हो गया। उसके बाद सर ए वाई बी वाई हो गया, जे कैप क्रॉस क्या हो गया, के कैप, सॉरी जे कैप हो गया। उसके बाद सर ए वाई बी जेड हो गया, सॉरी बी जेड हो गया, है ना, बी जेड हो गया। तो क्या आया, जे कैप क्रॉस क्या आ गया, के कैप आ गया। उसके बाद आगे पढ़ो तो सर प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों के साथ, ए जेड बी एक्स हो जाएगा तो के कैप क्रॉस क्या आ जाएगा, आई कैप। इसको तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ए जेड साथ में क्या आएगा, बी वाई, के कैप क्रॉस क्या आएगा, जे कैप। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ए जेड, सॉरी ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस के कैप आएगा। ठीक है, तो अगर मैथ्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट करते तो मैथ्स के अकॉर्डिंग ये नो क्या बनने थे, आंसर बनने थे। इन सभी को ऐड करते तो आपका क्या आ जाना था, आंसर आ जाना था। अब ध्यान से देखो कि भाई वेक्टर और मैथ्स में क्या फर्क है, अब ध्यान से समझना। ठीक है, तो सर मेरे को पता है, अभी आपने समझाया कि आई कैप सेम सेम जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनकी क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 होती है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये 0 तो ये रिजल्ट क्या हो गया, 0 हो गया। अगर ये 0 होगा तो सर ये भी 0 होगा, अगर ये 0 होगा तो ये भी क्या होगा, 0 होगा। तो बात आपको समझ आई। अगर मैथ्स के अकॉर्डिंग होता फिर सभी ने क्या होना था, ऐड होना था। तो बट वेक्टर प्रोडक्ट हो रही है तो वेक्टर में ये तीनों कंपोनेंट क्या हो गए, खत्म हो गए। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई वेक्टर जो होते हैं वो वेक्टर लॉस को क्या करते हैं, ओबे करते हैं। तो वेक्टर लॉस को क्यों ओबे करते हैं, वेक्टर में जब हम मैथ्स के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम टू सेम रिजल्ट नहीं बनता, उसमें रिजल्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका क्या हुआ था, स्केलर प्रोडक्ट में भी हुआ था, ऐसे ही आपका क्या हो रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट में भी हो रहा है। ठीक है, तो बाकियों को लिखते हैं सर। अगर बाकियों को लिखे तो सर मेरे को पता है कि भाई क्या इधर का बना, देखो ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप। तो सर किधर को जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो के कैप आएगा, पॉजिटिव है ना, ये बात तो आपको समझ आती है। इनके प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर आना है तो ये आ गया। उसके बाद सर ए एक्स बी जेड आ गया, तो ये कहाँ है, मान लो आई से के, तो सर ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज है ना, आई से के क्लॉकवाइज हो गई। तो फिर सिंपल सी बात है सर, माइनस क्या आएगा, जे कैप आएगा ना, माइनस जे कैप आगे लिख लेते हैं। अब अगला लिखो, मान लो जे से आई जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जे से आई, मान लो इधर को जा रहे हो, इधर को जा रहे हो तो माइनस के कैप होगा। तो सर ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस ए वाई
बी एक्स, साथ में क्या आ जाएगा के कैप। उसके बाद सर ये बचा, ये क्या है सर ए वाई और बी जेड। तो सर जे से के, तो जे से के मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इधर से इधर जा रहे हो तो इधर को क्या होएगा पॉजिटिव ही होएगा, तो इसका मतलब ए वाई बी जेड हो गया। और साथ में इसका क्या आएगा सर आई कैप आएगा। उसके बाद इसकी बात करते हैं सर प्लस, मेरे को पता है के से आई, के से आई मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इधर से इधर को जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो सर इधर को क्या आएगा प्लस ही आएगा ना, प्लस आएगा। ए जेड क्या आएगा बी एक्स। उसके बाद सर ये बचा, तो देखो ध्यान से के से जे, के से जे मतलब इधर को इधर की तरफ, तो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज सर क्या होता है माइनस, तो इसका मतलब सॉरी इसके साथ क्या था, मान लो आई के जे कैप था, तो इसके साथ क्या आएगा माइनस आ गया ना, हाँ माइनस आ गया। तो सर मेरे को क्या बचा, ए जेड बी वाई बच गया, और साथ में इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा सर आई कैप आएगा। ठीक है, तो बात आपको समझ आई होगी कि भाई क्या, देखो ध्यान से वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में क्या फर्क होता है, ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ आज आई होगी कि क्या फर्क होता है। ठीक है, तो चलो ये बात तो क्लियर हो गई। अब इनको इकट्ठा करते हैं क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्ट एक्चुअल में। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्ट है, तो इन्हें इकट्ठा करके देखते हैं कि भाई कैसे इसको क्या किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। तो सर मेरे को पता है कि सेम वाले प्लस किए जा सकते हैं। देखो ये और ये क्या है, दोनों आई कैप हैं, तो अगर दोनों आई कैप हैं तो दोनों को इकट्ठा करते हैं। देखो दोनों में से आई कैप कॉमन निकालते हैं, तो ए वाई बी जेड हो गया, तो यहाँ पे लिखो ए वाई बी जेड हो गया। साथ में क्या आ गया, सॉरी ये और ये, तो सर ए वाई बी जेड माइनस है ना, तो सर यहाँ पे क्या आया ए जेड बी वाई आ गया, और साथ में क्या आया आई कैप कॉमन आ गया, इन दोनों में से आई कैप कॉमन आ गया, ये दोनों चले गए। उसके बाद जे वाले लिखते हैं, तो सर ये जे वाला प्लस वाला पहले लिखते हैं, तो इसका मतलब प्लस, मान लो आपका क्या आएगा जे कैप लास्ट में लिख लेते हैं दोनों में कॉमन निकाल के, तो ये क्या बना सर ए जेड बी एक्स बना है ना। उसके बाद माइनस में यही आएगा, तो माइनस में क्या हो गया ए एक्स बी जेड हो गया, साथ में क्या आ गया जे कैप, और लास्ट आपका क्या बना, ये 4 हो गए। तो सर अब इसको और इसको इकट्ठा करना है इन दोनों को, तो प्लस वाला आगे आएगा ए एक्स क्या हो गया बी वाई, तो सर माइनस क्या हो गया ए वाई बी क्या हो गया एक्स, साथ में क्या आ गया के कैप आ गया। ठीक है, तो एक्चुअल में ये आपका क्या है, किसका रिजल्ट है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या है रिजल्ट है, जब आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर किस में दिया हो, कंपोनेंट की टर्म्स में दिया हो। ठीक है, तो सर बात मेरे को समझ आई, अगर कंपोनेंट की टर्म में दिया हो तो क्रॉस प्रोडक्ट हम ऐसे करते हैं। तो इतना बड़ा रिजल्ट सर हमें याद रखना पड़ेगा, तो आप याद वैसे रख सकते हो अगर रखना चाहो तो, बट एक्चुअल में हम ये वाला मेथड यूज नहीं करते। ये वाला मेथड मतलब ये हम ऐसे याद नहीं रखते, हम क्या करते हैं एक मेथड यूज करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड से हम इसे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सर वो भी सिखा दो कैसे करते हैं, तो चलो उसे सीखते हैं कि भाई कैसे वेक्टर प्रोडक्ट को इतने बड़े रिजल्ट को याद रखने की बजाय वो मेथड आप करोगे, वो आप +2 में भी करोगे डिटर्मिनेंट मेथड। तो चलो आज हम सीखते हैं कि कैसे एक्चुअल में डिटर्मिनेंट मेथड से वेक्टर प्रोडक्ट को क्या किया जाता है सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि भाई कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो लिखो जल्दी कि भाई क्या होता है डिटर्मिनेंट मेथड। देखो ध्यान से, मान लो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सबसे पहले क्या लिखना है, ऊपर आई कैप जे कैप और के कैप लिखना है। ठीक है, तो लिख लिया सर, उसके बाद क्या लिखना है कंपोनेंट। तो आपको पता है ए वेक्टर एक्चुअल में किसके बराबर था, इसके बराबर ही था ना, जे कैप हो गया, ए जेड क्या हो गया के कैप, और बी वेक्टर किसके बराबर था, बी एक्स आई कैप, बी वाई क्या था जे कैप, बी जेड क्या था के कैप था, इसके ही बराबर था। अब पहले इसकी वैल्यूज लिखो। ठीक है, वैल्यूज मतलब सर इसके सभी लिखने हैं, आई कैप के नीचे आई कैप वाले कंपोनेंट, और जे कैप के नीचे जे कैप वाले, और के कैप के नीचे के कैप वाले कंपोनेंट लिखने हैं। ठीक है, तो मान लो एक्चुअल मैग्नीट्यूड लिखने हैं, तो जेड वाले इधर, तो इधर जेड वाले लिख लिए, जेड वाले लिख लिए। ठीक है, तो बात आपको समझ आई होगी। मान लो जो आई कैप वाले कंपोनेंट होंगे वो आई कैप के नीचे लिख लेने हैं, जो जे कैप वाले होंगे जे कैप के नीचे, जो के कैप वाले होंगे के कैप के नीचे। ठीक है, तो उसके बाद सर करना कैसे है, मान लो जिसकी वैल्यू निकालनी है, अगर इसकी आई कैप वाले की वैल्यू निकालनी है, इसे डक लेना है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इसे डको और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो सर आई कैप आ गया, तो इसको इसके साथ है, इसको डक लिया, इसको इसके साथ, तो इसका मतलब ए वाई क्या हो गया बी जेड हो गया। फिर उसके बाद माइनस फॉर्मूले का होगा, ये इससे, तो सर इधर क्या होगा ए जेड क्या होगा बी वाई होगा। ठीक है, तो सर ये मेरे को क्लियर हो गया। उसके बाद आगे जे कैप की वैल्यू निकालनी है, तो जब जे कैप की निकालनी है उसके साथ क्या लगाना है, नेगेटिव साइन लगाना है। ठीक है, तो क्यों लगाना है, वो याद रखना है कि भाई एक्चुअल में आप जब मतलब देखोगे एक्चुअली आपका प्रोडक्ट का आंसर क्या है ये, तो जब आप माइनस लगाओगे फिर ही आपका आंसर क्या आएगा सेम आएगा, अगर नहीं लगाओगे तो फिर आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, मतलब उल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सर मेरे को याद हो गया, पहला फैक्टर पॉजिटिव, दूसरा फैक्टर नेगेटिव, तो नेगेटिव करना वही है, इसको डक लेना है। अब इन दोनों को कराना है ना, इन दोनों को इसको इसके साथ, इसको डकना है, इन दोनों को इसको डकना है, इन दोनों को, तो करो जल्दी। ठीक है, तो ए एक्स बी जेड हो गया माइनस, इसको इसके साथ सर ए जेड
बी एक्स हो गया, उसके बाद लास्ट वाला फिर से प्लस लेना है, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, तो प्लस ले लिया। तो सर अब इसको ढकना है, तो इसका मतलब इसको ढक देते हैं, ए एक्स क्या हो गया बी वाई हो गया, अब इसके साथ माइनस ए वाई क्या हो गया बी एक्स हो गया ना, हाँ ये हो गया। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो कि ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट सेम है या नहीं है। तो आप देखते हैं सर कि भाई ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, तो सर आई वाला यही आया सेम टू सेम, तो ये हो गया। उसके बाद सर इधर तो प्लस आया, देखो इधर प्लस आया, अगर मान लो इधर प्लस आया बट हमारा क्या आया माइनस आया, तो ध्यान से देखो ये उल्टा हो गया होगा रिजल्ट। देखो इधर ए एक्स बी जेड पीछे है, तो इसका मतलब इसका माइनस कॉमन निकालेंगे, जब माइनस कॉमन निकालेंगे ये आगे आ जाएगा, ये किधर चला जाएगा पीछे। तो अगर माइनस होगा तो सर माइनस होगा तो ये आगे होना चाहिए, तो आगे है, तो ये किधर होना चाहिए पीछे, पीछे है। तो देखो ध्यान से आप बात आपको समझ आई होगी कि भाई माइनस क्यों लगाना है, एक्चुअल में इसमें से माइनस कॉमन निकाल दिया हमने, तो ये आगे आ गया, ये किधर चला गया पीछे चला गया। उसके बाद आगे देखो ए एक्स बी वाई ए वाई बी एक्स, ठीक है। तो बात मेरे को क्लियर हो गई। अब मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा तरीका भी आ गया कि क्रॉस प्रोडक्ट के दूसरे तरीके से कैसे क्रॉस प्रोडक्ट को क्या दिया जाता है, अंजाम दिया जाता है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के दो तरीके आपको समझ आ गए, एक मैग्नीट्यूड के टर्म में, एक दूसरा ये आ गया। अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो, फिर आपको बातें क्या होंगी और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी कि भाई कैसे मान लो क्रॉस प्रोडक्ट की जाती है। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन करते हैं और लिखो, फिर उसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो फर्स्ट मान लो एक क्वेश्चन है आपके लिए, मान लो आपको क्या दिया है, मान लो ए वेक्टर, पहले क्वेश्चन है मान लो ए वेक्टर आपको दे दिया है, मान लो क्या आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, बी वेक्टर आपको दे दिया है मान लो माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, और आपको पूछ रहा है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसके मैग्नीट्यूड की क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो अब आप निकाल सकते हो सर, मेरे को पता है कि भाई मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही करना पड़ेगा, तो पहले इसे सीखते हैं कि भाई कैसे। सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अभी आपने कहा कि भाई ये कंपोनेंट की टर्म में है, अगर कंपोनेंट की टर्म में है तो सर ऊपर क्या लिखना है आई कैप जे कैप तो के कैप होगा। तो सर आपने जो वेक्टर लिए थे वो सभी प्लस में लिए थे ना मैंने जो लिया था देखो ध्यान से, ए वेक्टर जो लिया था वो क्या था, मान लो ए एक्स आई कैप था, ए वाई जे कैप था, ए वाई ए जेड के कैप था, तो देखो मेरे प्लस के निशान थे, तो इधर साइन किसके आ गए माइनस के भी आए, तो जहां पर माइनस का साइन होगा उसके मैग्नीट्यूड के साथ ना जो वाली वैल्यू आप कंसीडर करोगे उसको माइनस में लिख लेना। जैसे मान लो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो -1 है ना, -1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर से आंसर वही होएगा, तो इसीलिए इसको मान लो इसके जो भी आपने वैल्यू लेनी है उसके साथ माइनस क्या कर लेना है, कंसीडर कर लेना है। तो लिखते हैं सर इसका इसके आगे क्या है सर 1, इसके आगे क्या है 2, इसके आगे क्या है सर -1, तो ये 1 2 और -1 एक्चुअल में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, एक्चुअल में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आई कैप जे कैप के कैप ये इनकी डायरेक्शन को क्या कर रहे हैं रिप्रेजेंट। तो सर इसमें तो सभी नेगेटिव है, तो अगर सभी नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव में ले लो, इधर भी क्या आ गया -2। अब निकालो क्वेश्चन को, अब निकाल सकते हो आप इजीली निकाल सकते हो। तो सर कैसे, सबसे पहले आई कैप लिखेंगे, तो आई कैप लिखेंगे, आई कैप वाले को ढकना है इन दोनों को, सर इसको इसके साथ -4 माइनस फॉर्मूले का आएगा, अब इसको इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो सिंपल सी बात है 2 बन जा कितना हो गया 2 हो गया, तो सर ये बना। तो उसके बाद सर माइनस लिखना है माइनस जे, अब क्या इसको ढकना है, इसको इसके साथ -2 हो गया, उसके बाद माइनस तो फॉर्मूले का होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो सिंपल सी बात है सर फिर से प्लस ही आया। उसके बाद सर प्लस के कैप हो गया, तो के कैप क्या मान लो इसको ढकना है, इसको इसके साथ -2 हो गया, तो माइनस फॉर्मूले का माइनस यहाँ पे क्या आया -1 × 2 -2 आया, तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो सर इसको सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से ये माइनस का है ये भी माइनस का है, -6 क्या बन गया आई क्या बन गया। अब ध्यान से देखो माइनस माइनस यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस -3 बना, तो -3 अगर मान लो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस क्या बनेगा जे कैप बनेगा, तो लास्ट में सर ये क्या बना, तो ध्यान से देखो माइनस और यहाँ पे क्या आएगा ना, यहाँ पे क्या बना के कैप। चलो इधर ही सॉल्व कर देते हैं, -2 माइनस माइनस प्लस हो गया 2, तो सर ये तो 0 ही हो गया, तो इसका मतलब 0 क्या आया आपका के कैप आया। तो ये आपका किसका रिजल्ट आया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का रिजल्ट आया। तो सर मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड क्रॉस बी वेक्टर। तो सर मैग्नीट्यूड तो निकाल ही सकते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, इस कंपोनेंट का स्क्वायर इस कंपोनेंट का स्क्वायर इस कंपोनेंट का स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट पहले है ना, x वाला जो मान लो क्या है आपका, मान लो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर होगा
प्लस उसके बाद y वाला, तो y वाला कौन सा है सर 3 का स्क्वायर, उसके बाद z वाला, z तो 0 है, 0 का स्क्वायर, तो सर 6 का स्क्वायर करेंगे 36, मान लो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 0 का करेंगे 0, और ये कितना हो गया सर 45। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर आया, √45 के क्या आया, बराबर आया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई होगी कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई ये क्वेश्चन कैसे क्या हुआ, सॉल्व हुआ, कैसे इस क्वेश्चन के साथ क्या करना था, डील करना था। ठीक है, तो चलो ये भी बात आपको समझ आ गई होगी। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के बिहाफ पर, फिर बातें आपको थोड़ी सी और क्या होंगी, क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं एक क्वेश्चन और, ये बात तो आपको समझ आ गई। अब मान लो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन मान लो थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट रखते हैं, ट्विस्ट क्या होगा वो आपने खुद पहचानना है। तो मान लो क्वेश्चन क्या है वो लिखो और खुद उसे करने की क्या करना, कोशिश करना। ठीक है, तो आप करोगे फिर आपको बातें क्या आएंगी, समझ आएंगी। तो चलो कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखो जल्दी जल्दी। मान लो क्वेश्चन क्या हो गया, क्या क्वेश्चन है, डिटरमाइन यूनिट वेक्टर विच इज perpendicular to both a vector is equal to 2 I cap j cap plus k cap, b vector is equal to I cap minus j cap प्लस क्या होगा 2 k कैप होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो। चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो देखो ध्यान से पढ़ के देखो, कहता है डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ दिस एंड क्या होगा, दिस होगा। तो सर ये कैसे निकालें, ये तो आपने समझाया नहीं, ध्यान से पढ़ो कि भाई वही बोल रहा है जो हमने सीखा है। क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भाई मान लो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो सर मेरे को पता है कि अगर इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करूं, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करूं, जो वेक्टर आता है वो इन दोनों के प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इन दोनों से परपेंडिकुलर होता है। सिंपल सी बात है, वही तो बोला है, कहता है डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ दिस। इसका मतलब जब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे जो वेक्टर आएगा वो इन दोनों के प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। बट वो वाला वेक्टर नहीं पूछ रहा, वो आपको उसका क्या पूछ रहा है, यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। तो यूनिट वेक्टर तो हम निकाल ही सकते हैं, वो तो हमने सीख ही लिया है। तो सर ये तो आसान ही हो गया। तो इसका मतलब सबसे पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट ही करनी है। तो करो जल्दी जल्दी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके देखो कि भाई क्या आपका क्या बन रहा है, आंसर बन रहा है। ठीक है, तो चलो बना के देखते हैं कि भाई क्या है ना। चलो जल्दी जल्दी करो, मान लो आप खुद ट्राई करो, मैं देखता हूं। मान लो यहाँ से इंक निकल रही है। चलो मान लो यहाँ पर आया, तो सर कैसे, मान लो यहाँ पे आई कैप हो गया, जे कैप हो गया, के कैप, 2 1 1 हो गया, तो इधर सर 1 हो गया, -1 और 2 हो गया। ठीक है, तो इसे क्या करना है सर, सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व कर ही सकते हैं, तो करो जल्दी जल्दी सॉल्व। सबसे पहले आई कैप, तो आई कैप को ढक लो इसको इसके साथ। ठीक है, 2 अब सीधा कर देना है, माइनस फॉर्मूले का माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब आपको बात समझ आ रही होगी ना, 2 माइनस फॉर्मूले का, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो फिर माइनस जे कैप हो गया। अब जे कैप को ढको, इसका मतलब 4 हो गया, माइनस क्या हो गया 1। उसके बाद सर के कैप को ढकना है, इसको करेंगे सर -2, और 1 बन जा 1, तो माइनस क्या होगा 1 होगा। तो क्या बना सर 3 आई कैप बन गया ना, 3 क्या बन गया, 3 आई कैप माइनस, ये क्या बना -3 जे कैप बन गया, ये क्या बना सर -3 क्या बन गया, के कैप बन गया। तो इस किसका आंसर आया सर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसको सी वेक्टर मान लेते हैं। तो एक एक्चुअल में किसका आंसर आया, सी वेक्टर का। तो सी वेक्टर किसके बराबर आ गया सर, इसके बराबर। तो सर वो मेरे को वेक्टर पूछ रहा है, वो मेरे को ये वेक्टर नहीं पूछ रहा, मेरे को एक्चुअल में इसका क्या पूछ रहा है, रिजल्टेंट पूछ रहा है। इसका क्या पूछ रहा है, यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान से देखो, ये आपका क्या बना, रिजल्ट बना। मान लो ये आपका क्या है, मान लो सही रिजल्ट बना है ना। मान लो ये आपका रिजल्ट बन गया, कुछ गलती तो नहीं की, ध्यान से देख लेना, मान लो कोई कैलकुलेशन में गलती ना हो। ठीक है, तो सर ये आपका क्या बन गया, रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। तो अगर आपका ये रिजल्टेंट वेक्टर बना है, अब इसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इन सभी को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे को शायद लग रहा है कि कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ की है, या देख लो एक बार कि चेक करके कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ ना हुई हो। ठीक है, तो क्या किया, मान लो ये वेक्टर दे दिया है और ये वेक्टर दे दिया है, तो सिंपल सी बात है सर,
2 1 1 आ गया, 1 -1 और 2 आ गया, इसको टका, इसको इसके साथ, तो इसको इसके साथ प्लस आ गया, ठीक है। उसके बाद जे कैप निकालना था, 2 -1 हो गया, ठीक है, 2 2 जा 4 -1 हो गया, के कैप निकालना था -2 -1, तो -3 तो सर सही तो किया, तो चलो ठीक होगा। चलो इसे सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि भाई क्या आंसर बनता है। तो सर अब आपको क्या पूछ रहा है सर, यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। तो सी कैप सर सी वेक्टर कौन सा आया, यही आया, तो इधर को ये लिख देते हैं, क्या आएगा 3i कैप -3j कैप -3k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का मतलब होता है कि इसका मैग्नीट्यूड। तो सर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट पहले वेक्टर का स्क्वायर माइनस, है ना, अंडर रूट पहले वेक्टर का स्क्वायर माइनस नहीं सॉरी प्लस होगा, सर इधर क्या आएगा -3, तो -3 इंटू सेकंड वेक्टर का स्क्वायर -3, मतलब सेकंड वेक्टर का स्क्वायर साथ में प्लस -3 क्या क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो अब देखो ध्यान से कि भाई सी कैप क्या होगा, तो सर इधर क्या होगा 3i कैप -3 क्या हो गया जे कैप -3 क्या हो गया के कैप, तो इधर क्या बना सर 3 3 जा 9, तो 9 इधर भी 9 बना है ना, इधर भी 9 बना, अंडर रूट मान लो सी कैप किधर गया, मान लो क्या आ गया 3i कैप -3 जे कैप -3 के कैप, तो यहाँ पे क्या बना 27 बना, तो अंडर रूट क्या आ गया 27 आ गया। अब इसको थोड़ा सा सोल्व भी कर सकते हो अगर करना चाहो, अगर नहीं सोल्व करना तो यहाँ पे लिख दो, अगर सोल्व करना चाहो तो क्या होगा, इसमें से 3 भी तो निकल सकता है सर, कैसे लिखेंगे इसको, मान लो इनमें से 3 कॉमन निकालते हैं, i कैप जे कैप माइनस क्या हो गया के कैप हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 27 को कैसे लिख सकते हैं सर 9 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, और 9 का अंडर रूट करेंगे तो 3 अंडर रूट क्या लिख सकते हैं 3। तो देखो ध्यान से इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये इससे कैंसिल, तो इसका मतलब सी कैप का रिजल्ट क्या आया सर, सिंपलीफाइड वे में कितना आया, मान लो ये आ गया ना, मान लो आई कैप आ गया जे कैप के कैप अपॉन अंडर रूट क्या आ गया 3, एक्चुअल में ये आपका क्या बना, रिजल्ट बना, ठीक है। तो बात आपको समझ आई होगी कि भाई क्या आपका रिजल्ट बना, क्या आपका क्या है यूनिट वेक्टर। तो एक्चुअल में यही पूछ रहा था कि भाई यूनिट वेक्टर बताओ जो इन दोनों वेक्टर से क्या है परपेंडिकुलर है, तो ये बात आपको समझ आएगी होगी, ठीक है। तो सर ये भी मेरे को क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो आपको मान लो कैसे, मान लो क्या करते हैं, मान लो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, मान लो पहले मैग्नीट्यूड के टर्म में कैसे करते हैं, उसके बाद मान लो कंपोनेंट के टर्म में कैसे करते हैं, ये बातें आपको समझ आई होंगी, ठीक है। तो मान लो इस लेक्चर को या इस वीडियो को यहाँ पर ही क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो इसकी एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, मान लो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, और प्रॉपर्टीज ऑफ क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, और उसके साथ उसके कुछ क्या करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।